सभी सखियों श्रोताओं को मंजरी वर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। फिर हम लोग मिल रहे हैं, मुलाकात हो रही है और कुछ विषयों को लेकर हो रही है। रोज ही हमारी सखी सहेली में बहुत अच्छे अच्छे विषय लेकर आती है, तो फिर आज भी कुछ लटकन झटकन की बातें करेंगे हम लोग जी। मतलब लटकन झटकन से क्या मतलब है? मतलब ये होता है कि जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात करेंगे हम, तो भाई हम लोग पसंद खरीदना है कि नहीं खरीदना, ये बताओ पहले। खरीदना तो है, लेकिन बस रेणु जी थोड़ा सा ध्यान से खरीदेंगे, है ना? ये बात बिल्कुल सही है। तो किन किन चीजों का ख्याल रखें, इस बारे में बात कर लेंगे आज, है ना? जी। और इसके साथ ही सखी विशेष का दिन है, तो आज हम बात करेंगे क्रिकेटर झूलन गोस्वामी जी के बारे में। जी हाँ, झूलन गोस्वामी के बारे में बात करेंगे। और आज बड़ा खास दिन है, चित्रलेखा धारावाहिक जो हम ने शुरू किया है पिछले सोमवार से, उसकी आज दूसरी कड़ी हम सुनेंगे। भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित इस उपन्यास का कहना चाहिए नाट्य रूपांतर जी। और इसके साथ ही आज है नेशनल पेट डे, यानी जो हम घर में पालतू पशु पालते हैं उनके बारे में आज ये दिवस मनाया जाता है। और इसके साथ ही एक और बड़ा प्यारा सा दिवस है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। जी हाँ, तो मातृत्व जो हमारा बहुत खूबसूरत पल है जी, माँ बनना, माँ बनने के बाद का पल, माँ बनने से पहले की तैयारी, उन सब की सुरक्षा कैसे रहे, उस समय हम कैसे सुरक्षित रहें, इसके बारे में ये खास दिवस मनाया जाता है। तो जाहिर है वो तो होगा ही। वहीं आज कस्तूरबा जी का जन्मदिन है, तो थोड़ी सी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन पर जी। तो मातृत्व सुरक्षा दिवस की जैसे कि बात हो रही है कि स्पष्ट हो जाता है ना, हमने जैसे कहा कि माताओं के स्वास्थ्य की बात होती है इसमें। जच्चा स्वस्थ रहता है तो बच्चा भी स्वस्थ होगा ही ना, क्योंकि जब एक स्त्री जब बच्चे को जन्म देने के लिए सोचती है तो गर्भधारण से पहले और बच्चा होने तक, बल्कि उसके बाद भी उसकी देखभाल बहुत जरूरी होती है। वैसे भी कहते हैं ना कि जब बच्चे को जन्म देते हैं तो दूसरा जन्म होता है स्त्री का, तो उसके खान पान की पूरी जिम्मेदारी सबके ऊपर होती है। खासकर पति को, जीवन साथी को ध्यान रखना चाहिए कि कैसे उसका ख्याल रखे, इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल। और इसके साथ साथ रेणु जी, जो महिलाएं होती हैं उनको खुद भी इस बारे में जागरूक रहना चाहिए। बाई चांस कोई आपका नहीं केयर कर पा रहा है तो आप अपनी देखभाल खुद भी करें। नहीं नहीं, ये गलत बात है। नहीं, पूरे परिवार को रखना चाहिए। पूरा परिवार तो रखे, बाई चांस कोई बिजी हो गया, आप पति पत्नी है तो अपना ख्याल रखे। और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ये गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के उचित स्वास्थ्य और मातृत्व सुविधाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। जैसे कि हमने पहले कहा कि आज कस्तूरबा गांधी जी का जन्मदिन है, तो इसी उपलक्ष्य में इस मौके को बनाया गया और निश्चय लिया गया कि इसी दिन को मातृत्व सुरक्षा दिवस मनाया जाएगा, सुरक्षित मातृत्व दिवस। और ये पहल व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया की है, WRAI की। भारत सरकार ने 2003 में 11 अप्रैल को इस बात की घोषणा की कि 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाएगा जी। और इन्हें जी कई बार होता है कि प्रसव के दौरान या बच्चे को जन्म देने के कारण महिला की मृत्यु हो जाती है। भारत में इसकी अधिकता थी और हर साल तकरीबन 45,000 महिलाएं प्रसव के दौरान अपनी जान गंवा देती थी। और ये संख्या भारत में काफी बढ़ गई थी, प्रतिशत इसका बहुत ज्यादा हो गया था। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है कि जागरूकता बढ़ी लोगों में, तो ये दर भी कम होने लगी और आज तो बहुत ही दर कम है इस मामले में। और आज की बात करें तो कोविड महामारी के कारण हर गर्भवती महिलाओं की ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है और उन्हें चिकित्सा की सुविधा मिलना और इस दौरान घर पर रहने की भी सलाह दी जाती है जी। और जैसा कि हर कोई भी दिवस जब मनाते हैं तो उसकी जो थीम होती है वो घोषित की जाती है, और इस वर्ष की थीम है कोरोना वायरस के बीच घर पर रहें, माँ और शिशु को कोरोना वायरस से बचाएं। तो इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य जो है, जैसे कि तुमने कहा ना कि बहुत ज्यादा मृत्यु दर काफी ज्यादा थी, जिसको कि मैटरनिटी रेट कहते हैं जी। तो उसकी जो दर थी, MMR जो थी वो बहुत ज्यादा थी। तो धीरे धीरे उसमें कमी तो आई है, लेकिन हाँ, 0 हो जाए तो कितना अच्छा होगा, है ना? नहीं। तो इन प्रयासों का यही उद्देश्य है कि गर्भवती महिला को जीने का अधिकार है, उसको मिले, और वो अपने जीवन या अपने अजन्मे बच्चे के जीवन को जोखिम में डाले बिना ऐसा करे कि वो घर पर रहें और अपने बच्चे का ख्याल रखें। ये तो कोरोना के समय की बात है, लेकिन सामान्य दिनों में भी जैसे कि है कि हमारी बहनें जागरूक रहती हैं, लेकिन जब परिवार का पूरा सहयोग नहीं मिलता तो जाहिर है कि खान पान में कमी हो जाती है। अक्सर तो सारी समस्या वहीं से उठती है कि खून की कमी हो जाती है ना? बिल्कुल। तो इस तरह से पोषण की, उसके मानसिक स्वास्थ्य की, उसके मनोवैज्ञानिक रूप से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, सुकून में रहे, इन सब चीजों को मुहैया कराना पूरे समाज के, परिवार की जिम्मेदारी है ना? बिल्कुल। और खान पान की जहां तक बात है तो खूब आयरन है, आयरन वाले फल, वो सब्जी ले जिसमें आयरन पाया जाता है, कैल्शियम हो, फास्फोरस वगैरह हो। और साथ ही जो आप
मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, फल हैं, जूस हैं, फाइबर कहना चाहिए आपके सिस्टम में जाना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, और छाछ है, दही है, दूध है, इसके साथ जूस, ये सब आप लें जो आपके शरीर को पौष्टिकता प्रदान करे और आप स्वस्थ रहें, और आपका होने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा। हमारे साथी लिखकर भेजती है कि महिलाएं किसी भी समाज की मजबूत स्तंभ होती हैं। जब हम महिलाओं और बच्चों की समग्र देखभाल करेंगे तभी देश का सतत विकास संभव है। एक गर्भवती महिला के निधन से न केवल बच्चे से मां का आंचल छिन जाता है, बल्कि पूरा का पूरा परिवार ही बिखर जाता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और प्रसव संबंधी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल इस तरह से 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। और बाकी इन्होंने वैसे ही लिखा है कि मनाया जाता है जैसा कि कस्तूरबा गांधी जी के जन्मदिन की वजह से, और आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए हम सब मातृत्व जो हमारी बहनें हैं, जो माँ बनी हुई हैं और जो बनने वाली हैं, जो बनने की तैयारी कर रही हैं, जी, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, और सुरक्षित रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। तो जैसा कि हमने बात की कि कस्तूरबा गांधी का जन्मदिन है, और इनका जन्म 11 अप्रैल 1869 को हुआ था, और इनके मृत्यु 22 फरवरी 1944 को हुई। आप सब जानते हैं कि मोहनदास करमचंद जी की आप पत्नी, और इनका जो जन्म हुआ मंजरी गुजरात के पोरबंदर में एक अमीर और प्रतिष्ठित कपाड़िया परिवार में हुआ था। और वैसे देखा जाए तो उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, जी, लेकिन वो हमेशा जिज्ञासु और तेज सीखने वाली बनी रही। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा शादी के बाद मुख्य रूप से अपने पति से प्राप्त करी। और 1904 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक सामाजिक में जो विषय थे उनमें सक्रिय रूप से शामिल हुई, और उन्होंने मोहनदास और अन्य लोगों को फिनिक्स सेटलमेंट स्थापित करने में मदद भी की थी। बिल्कुल। और 1913 में उन्हें दक्षिण अफ्रीका में भारतीय अप्रवासियों के साथ किए जा रहे व्यवहार का विरोध करने के लिए गिरफ्तार किया गया, और 3 महीने की उनको सजा भी सुनाई गई। बिल्कुल छाया की तरह वो साथ में रहती थी गांधी जी के साथ, और खादी का चेहरा बनी। स्वदेशी श्रमिकों को स्वदेशी सामान का उत्पादन करने के लिए सशक्त बनाने के लिए वो एक तरह से कहना चाहिए कि सबकी नेता बन गई थी। जी, बिल्कुल। और जिस तरह के वो वस्त्र पहनती थी तो अभी भी देख के लगता है कि हाँ, तुरंत खादी पहनना चाहिए हम लोगों को भी। बिल्कुल। और सन 1917 में कस्तूरबा गांधी जी ने चंपारण की महिलाओं की स्थिति में सुधार करने में भी मदद की, और जहां गांधी नील बोने वालों के कल्याण के लिए काम कर रहे थे, गांधी जी नील बोने वालों के लिए उसके लिए काम कर रहे थे, वहां पर उन्होंने अपना मदद भी दिया, सहायता। तो इस तरह से पूरी तरह से कहना चाहिए कि वो समर्पित रहीं गांधी जी के साथ, और चूंकि गांधी जी देश के लिए काम कर रहे थे तो उन्होंने देश के लिए भी काम किया, बराबर से लगी रहती थी, चाहे वो आश्रम का प्रबंधन हो, चाहे वहां पर और भी काम हो, उसमें मदद करना, उन सब का श्रेय कस्तूरबा गांधी जी को जाता है। और इसी तरह से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक विरोध प्रदर्शन में भी भाग लिया। ये बात है 1939 की। और वहीं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लेने के लिए वो आगे रहीं, जो आंदोलन था, और इसके लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। फिर उसके बाद उन्हें आगा खां पैलेस में रखा गया पुणे में। तो इस तरह से पूरी तरह से वो देश के लिए समर्पित रहीं। और जैसे हमने पहले ही बताया कि 22 फरवरी 1944 को 74 वर्ष की आयु में उन्होंने अलविदा कह दिया इस देश को। तो बिल्कुल। तो देखो ऐसा है ना कि जो कहते हैं ना कि एक समर्पित थी देश के लिए, और ये सारी चीजें तो मायने रखती ही हैं, हम सब के लिए प्रेरणाप्रद बातें हैं। लेकिन वहीं गांधी जी की बात अगर हम करें तो वो तो पूरी तरह से सारे काम खुद करते थे, ऐसे ही कस्तूरबा जी भी करती थी, है कि नहीं? तो ये सब चीजें सीखने समझने की होती हैं। लेकिन आज एक और खास दिन है ना मंजरी? बिल्कुल, आज है नेशनल पेट डे है। यानी जो पालतू जानवर हम लोग पालते हैं, पंछी भी पालते हैं, उसमें पशु और पक्षी दोनों आ जाते हैं। तो राष्ट्रीय पालतू जानवर दिवस प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ज्यादातर सभी को पशुओं से प्यार होता है, और हमको भी है, आपको भी है, हम सभी जानते हैं। वहीं कुछ लोग उन्हें पालना पसंद करते हैं और वे उनका ख्याल भी खूब रखते हैं। आज के दिवस का उद्देश्य है कि पालतू पशु को गोद लेने का समर्थन भी करें और लोगों में जागरूकता भी फैलाएं। यानी कि जब गोद ले लेंगे तो जाहिर है उनका ख्याल रखेंगे, उनके रहने खाने पीने हर चीज की व्यवस्था करेंगे तो वो सुरक्षित हो जाएंगे। और इस दिवस की अगर हम बात करें तो कोलिन पागे ने 2006 में इसकी शुरुआत की, और मुख्य उद्देश्य यही कि लोग खुश होकर अपने पालतू जानवरों का ख्याल रखें। संयुक्त राज्य अमेरिका में आज के दिन से ये मनाया जाता है
इस दिन को। इंसान और जानवरों का रिश्ता तो वैसे देखा जाए मंजरी तो बहुत पुराना है ना। पहले तो पूरा हम यातायात का कोई संसाधन नहीं था, इन्हीं सबके बैलगाड़ी हो या घोड़े हो, इनके साथ ही होता था। खेती का तो मुख्य आधार ही बिल्कुल पशु है हमारे, है ना? जो पक्षी पाले जाते थे, कबूतर से कहते थे ना, संदेश वाहक का कार्य करते थे, तो कितना उस समय भी लोगों के अंदर उनको पालने का वो था, बिल्कुल जुनून था। तो वैसे भी ये जो होते हैं ना, अगर इन्हें डांट भी दिया जाए तो वो आपके पास फिर आ जाते हैं, बड़े प्यार से मनाते हैं, ऐसी नजरों से देखते हैं कि लगता है आपसे मनुहार कर रहे हैं। बहुत समझदार होते हैं, चाहे उनकी शरारतें हों या उनके काम हों, समझदार बहुत होते हैं। और एक तरह से कहना चाहिए कि एक भावनात्मक रिश्ता जुड़ जाता है, बिल्कुल, है ना? और इनका छोटा सा जीवन जो है हमारे पालतू जानवरों को हमारे साथ उन्हें बिताना पड़ता है, और वे इसका अधिकांश समय हमारे घर आने के इंतजार में बिताते हैं। ऐसा कहा है, जॉन ग्रोगन के एक शब्द हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि मतलब वो छोटा सा उनका जीवन होता है, वो दिन भर हमारा घर में बंद इंतजार करते, जब हम ताला खोलते हैं घर का तो ऐसे कूद के आते हैं, लज जाते हैं और बड़ा प्यार करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, वो पल भी बहुत अच्छा लगता है पशुओं के साथ। इसलिए जो भी आप पालें, जो भी पालतू आपके पास पशु पक्षी जो भी हों, उनकी उचित देखभाल करें, उन्हें प्यार दें। इसके अलावा जो भी रास्ते में जो आपको पशु अगर दिखते हैं तो उन्हें भी प्यार दें, हो सके तो भोजन पानी की व्यवस्था कर दें। इसके साथ ही जो पशुओं की सुरक्षा संस्थाएं हैं उनसे विभिन्न सुविधाएं उन्हें दिलवाएं, उन्हें टीके आदि जो लगते हैं वो दिलवा दें, क्योंकि ये मूक प्राणी हैं और इनकी आवाज हम बन सकते हैं और इस तरह से उनका जीवन जो है और बेहतर हम कर सकते हैं। बिल्कुल, है ना? और इनको मतलब डॉक्टर के आप जो भी पालते हैं तो चिकित्सक के पास जाके पूरी उसकी देखभाल करें, और क्योंकि ये गर्मियों का मौसम है तो बहुत जरूरत होती है उनको, वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए घर का जिसमें वो सही से रह सके। और जैसा कहा गया ना रेणु जी कि आजकल पानी पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए रखें, दाना रखें, तो वो बहुत जरूरी है करने के लिए। बिल्कुल सही कहा तुमने। और वाकई में जब पंछी प्यासे होते हैं तो बड़ा दुख होता है। आज सुबह सुबह हमने भी यही देखा कि पौधों में पानी डाल रहे थे तो अचानक कौवा आ गया और बैठ के थोड़ा नीचे आके निहारने लग गया डाली पे। तो बस ये लगा कि इसको पानी की जरूरत है, तो तुरंत ला के लिए उसके लिए एक पॉट रखा और फिर देखा तो 2-3 कौवे आके पानी पीने लगे। तो बड़ा मतलब सुबह का ये खुद मेरा ये अनुभव हुआ, तो मुझे बड़ा लगा कि हाँ सच में हमें सोचना चाहिए। तो फिर उसको वहीं जमा दिया, मिट्टी के खोद करके उसी गमले को वहीं जमा दिया कि पानी भर दिया कि अब कोई भी आए पीता रहे। क्या बात है। ऐसी चीजें अनुभव होते रहते हैं तो साझा भी करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल साझा करना चाहिए। और हमें भी कुछ इस तरीके के पात्र रखने चाहिए जिसमें कि हम पानी रखें, पंछी हों, चाहे रास्ते में कहीं आपको ऐसा कोई बर्तन दिख रहा है, कोई ऐसी जगह दिख रही है तो वहां पानी आप भर सकते हैं, ताकि आते जाते कुत्ता है, गाय है, कोई जानवर जा रहा है तो वो पानी पी सके। बिल्कुल। और भाई हमें तो, तुम्हें प्यासे पंछी सुन रहे थे, मुझे तो प्यारा सा गीत सुनाई दे रहा था। और उसकी भी उतनी जरूरत है। हमारे साथी ने लिखकर भेजा है झूलन गोस्वामी के बारे में कि झूलन निशिता गोस्वामी एक भारतीय महिला क्रिकेटर हैं और वो हरफन मौला खिलाड़ी हैं। वैसे मध्यम तेज गति के गेंदबाज हैं। उनकी शर्ट की संख्या एक दिवसीय मैच में 25 है। 25 नवंबर 1982 चकदा घरेलू क्रिकेट बंगाल के लिए आप लिख रहे हैं। तो भाई आपका ये संदेश है, बहुत अच्छी बात है। तो हम भी जाहिर है कि फिर झूलन गोस्वामी जी के बारे में बात कर लें। बिल्कुल बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा है कि वो हरफन मौला खिलाड़ी हैं भारतीय, तो इसके साथ ही वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला क्रिकेटरों में दुनिया की वनडे की गेंदबाज भी बनी और करीब 196 विकेट लेने का उनका योगदान रहा। क्या बात है। आपका जन्म 25 नवंबर सन 1983 में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में हुआ। काफी अच्छी आपकी हाइट है, 5 फीट 11 इंच। क्या बात है। लगभग 12 फीट, अरे मतलब 12 इंच हो जाती तो 6 फीट, तो लगभग 6 फीट की आपकी ऊंचाई। और आपकी माँ का नाम झरना और पिता निशित गोस्वामी है। आपके पिता इंडियन एयरलाइंस में कार्यरत हैं। प्यार से घर में सब कुछ आपको बाबुल, सब लोग आपको बाबुल बुलाते हैं। और छोटे से कस्बे चकदा में पली बढ़ी और झूलन को बचपन में क्रिकेट के प्रति बेहद लगाव हो गया था और वो जुनून उनका बनता चला गया। और पिता को इस खेल में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन बेटी को कभी नहीं रोका। माँ तो माँ होती, उन्हें अपनी बेटी का गली के लड़कों के संग गेंदबाजी करना बिल्कुल नहीं भाता था। वे पास पड़ोस के लड़कों संग खेला करती थी झूलन। और झूलन बहुत धीमी गति से गेंदबाजी करती थी, जिससे उनकी गेंद पर चौके छक्के बड़े आसानी से लग जाते थे। अब जाहिर है कि लड़के उन्हें गेंदबाजी नहीं करने देते थे, बल्कि यहाँ तक कि उनका मजाक उड़ाया जाता था। और बस यहीं से उन्हें, जो कहते हैं ना कि एक कहीं आप जब ठोकर खाते हैं तो आपको कहीं सजग हो जाते हैं या कुछ बन जाते हैं, ऐसा ही इनके साथ हुआ। गेंदबाज बनने की आपकी लगन लग गई आपको और फिर तो बस शुरू कर दिया अभ्यास। और एकेडमी में आपने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेकर झूलन ने कुछ टिप्स प्रसिद्ध खिलाड़ी
डेनिस लिली से भी लिए और उनकी मेहनत इस कदर रंग लाई कि वे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल फेंकने लग गई। इतनी ही गति प्राय पुरुषों की टीम में भी होती है। झूलन की गेंदबाजी एकदम सटीक रहती थी और उनके कोच स्वप्न साधु ने उनके माता पिता को एक बार समझाया भी था कि महिलाएं भी क्रिकेट खेलती हैं। उस वक्त उनकी 13 वर्ष की आयु थी और उन्होंने कलकत्ता में जाकर खेलने की अनुमति अपने माता पिता से प्राप्त कर ली और खेल की वजह से कई बार पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आई उनकी। फिर भी हाँ, क्योंकि जब खेलने में इतना आगे हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएगी। लेकिन झूलन ने एक बार न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ईडन गार्डन जो हमारे देश में है में होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल को देखा। वे इस खेल को देखकर इतनी रोमांचित हो उठी कि उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे एक दिन भारतीय टीम में अवश्य खेलेंगे। जी, और 2007 में विश्व की सबसे तेज महिला गेंदबाज होने के नाते महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भारतीय क्रिकेट कप्तान के हाथों मिला तो उन्हें लगा स्वप्न पूरा हो गया। यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और वे सुबह 4:30 बजे उठकर नादिया के दक्षिण कोलकाता के विवेकानंद पार्क तक लोकल ट्रेन से जाया करती थी, जहां उनके कोच स्वप्न साधु उन्हें क्रिकेट की ट्रेनिंग दिया करते थे। अब इस तरह से लोकल टीमों के साथ कुछ मैच खेलने के बाद बंगाल के महिला क्रिकेट टीम में उनका चयन हो गया और कई बार घर देर से आती तो माँ परेशान हो जाती थी। माँ की नाराजगी का सामना उन्हें करना पड़ता था। बाद में वे बताकर जाती थी 18 साल की उम्र में उन्होंने पहला टेस्ट मैच लखनऊ में इंग्लैंड के खिलाफ खेला और इसके बाद अगले साल चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ पहला वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। बिल्कुल, और सबसे बड़ी सफलता 2006 में मिली जब उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के बल पर इंडियन टीम ने एक टेस्ट मैच में इंग्लैंड को हराकर बड़ी जीत हासिल करी। इस मैच में उन्होंने 78 रन देकर 10 विकेट हासिल किए थे और इसके बाद तेज गेंदबाजी की वजह से लोग नादिया एक्सप्रेस उन्हें पुकारने लगे थे। बिल्कुल, कोई ना कोई नाम तो रख ही दिया जाता है जब इस तरह से जब तेज जब होते हैं बॉलर तो उनका नाम कुछ इसी तरह से हो जाता है। और इसी सब उपलब्धि के कारण, आपकी कहना चाहिए प्रदर्शन के कारण, सन 2010 में अर्जुन पुरस्कार और 2012 में पद्मश्री सम्मान आपको मिला। दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला क्रिकेटर तो आप हैं ही। साल 2011 तक 3 साल तक ब्लू में महिलाओं का नेतृत्व किया और उनकी अगुवाई में भारत ने 25 एक दिवसीय मैच खेले, जिसमें 12 मैचों को जीत मिली और 4 एशियाई कप में 100 एक दिवसीय विकेट लेने वाली चौथी महिला भी बन गई। बिल्कुल, और अब तक उन्होंने कई मैच खेले। उन्हें लीडिंग इंटरनेशनल विकेट देकर टेकर पुरस्कार भी मिला और कैस्ट्रॉल अवार्ड मुंबई में भी मिला। वे एक ऑलराउंडर हैं। आपकी उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए एक भारतीय डाक टिकट भी सरकार द्वारा जारी किया गया और बीसीसीआई ने झूलन गोस्वामी को खिलाड़ी कोच भी नियुक्त किया और वे भारतीय महिला टीम के साथ गेंदबाजी सलाहकार के रूप में भी काम करती है। तो रेनू जी, एक अंतराल के बाद हम लोग आ गए हैं तो फिर से हाजिर हो गए। बिल्कुल, सभी का स्वागत करते हैं। और भाई, हम चित्रलेखा धारावाहिक जरूर सुनेंगे, लेकिन एक बहुत कहना चाहिए बड़ा संवेदनशील सा ये एक संदेश मिला हुआ है। ये लिखते हैं कि आपकी बात सुनकर एक दृश्य आंखों के सामने आ गया। लगभग 2 वर्ष पूर्व हमारी गली में एक कुत्ते पर किसी ने एसिड डाल दिया। उस बेजुबान का दर्द देखा नहीं जा रहा था और उस जानवर को लेकर अस्पताल गए, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका वो नहीं बचाया जा सका और मगर एक टीस जो होती है वो दिल में बैठ गई। और सभी से ये कहना चाहते हैं कि भाई आप जानवरों की मदद करें और किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, और क्योंकि वो प्रेम और स्नेह के भूखे होते हैं। बिल्कुल, और बहुत सारे ऐसे अब क्लब भी बन गए हैं जहां अगर पहले जैसे हम सोचते थे कि अगर हम इन जानवरों को पालेंगे तो कहीं हमें बाहर जाना होगा तब हम क्या करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे घर हैं, ऐसे लोग लेते हैं जहां आप कोऑर्डिनेट करके एक जगह ऐसी संस्थाएं होती हैं जहां पे अगर आप जैसे बाहर जा रहे हैं वहां पर अगर बता दें तो वो लोग किसी के घर में रखवा देते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी सुविधाएं और बातें अब शुरू हो चुकी हैं। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो चल रही हैं जिसमें कि आपके ये शौक या बेजुबान जानवरों के प्रति जो आपका लगाव है उन सबको आप पूरा कर सकते हैं। जी, बिल्कुल पूरा कर सकते हैं। और फिलहाल तो हम बढ़ते हैं उपन्यास चित्रलेखा के बारे में, उसको सुनते हैं क्योंकि बस मन मान नहीं रहा है, हम उसको बजा ही देते हैं। बिल्कुल जी। चित्रलेखा। हिंदी के ख्यातिनाम कथाकार भगवती चरण वर्मा का बहुचर्चित उपन्यास चित्रलेखा। काल की सीमाओं से परे मानव मन की गहराइयों में पाप और पुण्य की परिभाषा खोजती हुई कथा
चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हमने पढ़ा कि राजनर्तकी चित्रलेखा सामंत बीजगुप्त की संगिनी है, किंतु बीजगुप्त के जीवन में आने से पहले चित्रलेखा ने कैसा जीवन जिया, ये हम अभी नहीं जानते। उपन्यास के अगले पृष्ठों में भगवती बाबू हमारे सामने खोलते हैं चित्रलेखा के जीवन के वही पिछले पृष्ठ। चित्रलेखा वेश्या न थी, वो केवल नर्तकी थी। पाटलिपुत्र की असाधारण सुंदर नर्तकी का वेश्या वृत्ति स्वीकार न करना, ये बात स्वयं ही असाधारण थी, पर उसके कारण थे और उन कारणों का उसके गत जीवन से गहरा संबंध था। चित्रलेखा ब्राह्मण विधवा थी। वो विधवा उस समय हुई थी जिस समय उसकी अवस्था 18 वर्ष की थी। विधवा हो जाने के बाद संयम उसका नियम हो गया था, पर बात वैसी ही अधिक दिनों तक न रह सकी। एक दिन उसके जीवन में कृष्णादित्य ने प्रवेश किया। कृष्णादित्य एक सुंदर नवयुवक था और उसकी सुंदरता में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। कृष्णादित्य ने विधवा चित्रलेखा की तपस्या भंग कर दी। सुंदरी चित्रलेखा का दबा हुआ यौवन विकसित हो गया। विराग का तेज उल्लास की चमक से दब गया। चित्रलेखा के जीवन का स्रोत बदल गया। कृष्णादित्य ने चित्रलेखा से शपथ ली, जब तक हम दोनों जीवित रहेंगे, हम दोनों साथ रहेंगे, कोई भी हम दोनों को अलग न कर सकेगा। चित्रलेखा ने कृष्णादित्य की शपथ पर विश्वास कर लिया था। इसके बाद जो होना चाहिए था वही हुआ। चित्रलेखा गर्भवती हो गई। गुप्त प्रेम संसार पर प्रकट हो गया। कृष्णादित्य के पिता ने कृष्णादित्य को निकाल दिया और चित्रलेखा के पिता ने चित्रलेखा को। संपन्न पिता का पुत्र कृष्णादित्य गर्भवती सुंदरी चित्रलेखा को लेकर जनरव में निकल पड़ा। त्याज्य नवयुवक को समाज की भर्त्सना और अपमान असह्य हो गए। इस अपमानजनक जीवन की अपेक्षा मृत्यु से अधिक प्रिय लगी। रह गई चित्रलेखा। उसे एक नर्तकी ने अपने यहां आश्रय दिया। चित्रलेखा को एक पुत्र हुआ, पर उत्पन्न होने के साथ ही वो संसार को छोड़ गया। चित्रलेखा का कंठ कोमल था और शरीर सुंदर। जिस नर्तकी ने उसे आश्रय दिया था, उसने उसे नृत्य और संगीत कला की शिक्षा दी। इसके बाद चित्रलेखा भी नर्तकी हो गई। रहा भोग विलास। चित्रलेखा ने एक बार फिर वैधव्य के संयम को पालने का प्रयत्न किया। कृष्णादित्य और कृष्णादित्य का पुत्र दोनों ही चित्रलेखा के जीवन में आकर निकल गए, पर दोनों ही अपनी अपनी स्मृति उसके हृदय पटल पर छोड़ गए। पाटलिपुत्र का जन समुदाय चित्रलेखा के पैरों पर लोटा करता था, पर चित्रलेखा ने संयम के तेज से जनित कांति को बनाए रखा। बड़े बड़े शक्तिशाली सरदार और लक्षाधीश नवयुवक उसके प्रणय के प्यासे थे, पर उसको कोई भी न पा सका। जन समुदाय के सामने वो असाधारण सुंदरी आती थी और विद्युत की भांति चमककर वो उनके सामने से लोप हो जाती थी। जिसने उसे एक बार देखा, उसके हृदय में
उसे एक बार फिर देखने की अमिट साध उत्पन्न हो गई। एक दिन बीजगुप्त चित्रलेखा का नृत्य देखने गया। नाचते नाचते चित्रलेखा की दृष्टि बीजगुप्त पर पड़ी। एकाएक उसका मुख श्वेत हो गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कृष्णादित्य स्वर्ग से उतरकर उसका नृत्य देखने आया है। वो रुक गई और एक टक अपने को तथा अपने सामने बैठे हुए जन समुदाय को भूलकर बीजगुप्त की ओर देखने लगी। बीजगुप्त युवा था। उसकी अवस्था प्रायः 25 वर्ष की थी। चित्रलेखा के सौंदर्य के वशीभूत होकर वो भी एक टक उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखें चित्रलेखा की आंखों से मिल गईं। जन समुदाय की आंखें उस व्यक्ति की ओर घूम गईं जिसको चित्रलेखा देख रही थी। लोगों के मुख से निकल पड़ा, अरे ये तो बीजगुप्त है। चित्रलेखा ने भी ये सुना। अपनी भूल पर उसे परिताप हुआ, पर उससे अधिक क्रोध। बीजगुप्त की ओर से आंखें फेरकर वो नृत्य करने लगी। नृत्य समाप्त होने के बाद बीजगुप्त चित्रलेखा के सामने गया। उसने कहा, क्या कभी आपके स्थान पर आपके दर्शन कर सकने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूंगा? नहीं, मैं व्यक्ति से नहीं मिलती। मैं केवल समुदाय के सामने आती हूँ। व्यक्ति का मेरे जीवन से कोई संबंध नहीं। व्यक्ति से ही समुदाय बनता है। समुदाय की प्यास उसके प्रत्येक व्यक्ति की प्यास है। फिर ये भेद क्यों? भेद जानना चाहोगे तो सुनो। जिसे सब समुदाय का उल्लास कहते हैं, वो समुदाय के व्यक्तियों के रुदन का संग्रह है। निर्बल व्यक्तियों की आहें संगठित होकर समुदाय द्वारा जनित क्रांति का रूप धारण कर सकती हैं। और साथ ही जहां समुदाय से हानि की कोई संभावना नहीं होती, वहां व्यक्ति का ममत्व भाव भयोत्पादक केंद्र बन जाता है। तो फिर ये समझ लो कि मेरे लिए आपका द्वार बंद है। व्यक्तित्व जीवन में प्रधान है और व्यक्ति से ही समुदाय बनता है। जब व्यक्ति वर्जित है तो उस व्यक्ति के लिए समुदाय का भाग बनना अपना ही अपमान करना है। बीजगुप्त इतना कहकर तीर की भांति वहां से चला गया। बीजगुप्त चला गया, पर चित्रलेखा के हृदय में वो एक प्रकार की हलचल पैदा कर गया। दिन पर दिन बीतते गए, पर चित्रलेखा ने बीजगुप्त को फिर न देखा। कृत्रिम उपेक्षा धीरे धीरे दूर होती गई और चित्रलेखा के हृदय में बीजगुप्त की स्मृति प्रबल हो उठी। नित्य ही नृत्य भवन में बैठे हुए दर्शकों में उसकी आंखें बीजगुप्त को ढूंढती थीं, पर अंत में उन्हें निराश होना पड़ता था। लाख दबाने की चेष्टा करने पर भी अभिलाषा प्रबल ही होती गई। एक दिन चित्रलेखा ने अपनी दासी से पूछा, इस नगर में बीजगुप्त नाम का कोई व्यक्ति रहता है? बीजगुप्त को कौन नहीं जानता देवी। वह इस नगर का सबसे सुंदर और प्रभावशाली युवक सामंत है। चित्रलेखा ने दासी को एक पत्र दिया और उसे बीजगुप्त को दे देने को कहा। दासी ने बीजगुप्त को वो पत्र दे दिया। उसमें लिखा था, चित्रलेखा बहुत सोच विचार के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि केवल एक व्यक्ति उसके जीवन में आ सकता है और वो व्यक्ति बीजगुप्त है।
पत्र पढ़ते ही बीजगुप्त के सारे शरीर में सुख का एक हल्का सा कंपन दौड़ गया। उसी दिन से इन दो प्राणियों का साथ हुआ, पर फिर भी चित्रलेखा गणिका न थी। चित्रलेखा सौंदर्य की सीमा थी तो बीजगुप्त उसका विलास वैभव। सौंदर्य और विलास के इसी समुद्र में चेतना मंथन करके श्वेतांग को निकालना था अपनी जिज्ञासा का उत्तर। किंतु नर्तकी चित्रलेखा का सौंदर्य संसार उसके मानस को किस उलझन में ले गया, ये हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। आज की कड़ी में सामंत बीजगुप्त बने कमल शर्मा और चित्रलेखा थी दिशी दुग्गल। उपन्यास के सूत्रधार थे हरीश भीमाणी। सहायक राजेश मलिक। परिकल्पना और प्रस्तुति लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अब शीला शुक्ल की आपसे भेंट अगले सप्ताह होगी। तब तक नमस्कार। तो ये प्यारा सा जो उपन्यास था उसको हम लोग ने सुना और अगली कड़ी का भी हम सभी मिलकर करेंगे इंतजार। जी हाँ, तो अगले सोमवार फिर सुनेंगे चित्रलेखा, इसकी अगली कड़ी। और किस तरह से ये कहना चाहिए एक दर्शन है, जीवन दर्शन को दिखाता है और बहुत कालजयी उपन्यास है। सबने पढ़ा भी होगा, लेकिन इसका नाट्य रूपांतर जब होता है तो जाहिर है कि रोचकता बढ़ जाती है। बिल्कुल बढ़ जाती है, क्योंकि शब्दों के हाव भाव जो होते हैं वो सब उभर के आते हैं और जो इनको वाचन करते हैं तो बस उससे तो आनंद से भर उठते हैं। लेकिन एक बाहर और भी होती है, जब हमारे आसपास जब हम खोल के बैठते हैं ना डिब्बे, बहुत सारी ज्वेलरी निकल के आती है। तो रेनू जी गहनों की मतलब जब आगे पीछे सब लग जाते हैं ना तो बड़ा मजा आता है कि इतने सारे आभूषण नकली ही सही लेकिन हैं तो अपने पास। हाँ भाई, नकली तो होना ही चाहिए, क्योंकि असली वाले तो भाई बैंक के लॉकर की शोभा बढ़ाते हैं। लेकिन हाँ, हमारे साथी जब लिखकर भेज रहे हैं कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी वैसे तो कई बार खरीदी है, लेकिन इनको खरीदते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, ये तो आज हम मंजरी जी से सुनेंगे। अच्छा। और आगे से ध्यान भी रखेंगे। जी, तो बताइए मंजरी जी। बिल्कुल, ये आभूषण जो पहनते हैं उसका शौक तो भाई हर महिला को होता है, कोई इससे नकार भी नहीं सकता है। बिल्कुल। और जब अपनी पसंद की ज्वेलरी खरीदनी हो तो कुछ बातों का ध्यान इस तरह से रखना है कि भाई जैसे कि हम सोने और चांदी की जब खरीदने जाते हैं तो उसके हम भाव वगैरह पता करते हैं कि कितने ग्राम का कितने का मिल रहा है, और कोई जानकार साथ में हो तो लेकर जाएं और उसका रेट कितना है 3-4 जगहों से हम पता कर लें, तभी हम उस चीज को ले सकते हैं। और जल्दी जल्दी तो हम सोना चांदी की चीजें नहीं खरीद सकते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा होता है और वो क्या होता है कि एक ही दो पे होते हैं, फिर ऊब जाते हैं, हर जगह फिर पहनते भी नहीं, फिर यही रोना होता है कि हम क्या पहने, मैचिंग का नहीं है। तो इसलिए हम नकली ज्वेलरी खरीदते हैं और जब मैचिंग पर पहनने के लिए हम बात आती है तो वहां जाएं जब खरीदना हो तो जो भी आपके पास कपड़े हैं उनको एक बार नजर डाल लीजिए कि आपके पास ये है, आपको इस तरह की मैचिंग की चीजें आपको वहां जाकर के आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीद। तो ऐसा न करें कि वो अपने जो कपड़े हैं उनको साथ में ले जाएं, तो बहुत सारे हो जाएंगे ना ले जाने के लिए। हाँ, तो ले जाए ना, क्योंकि देखो ज्वेलरी तो ज्यादा भारी होगी नहीं, तो कपड़े साथ में रखिए। अच्छा, लेकिन एक और आजकल तो क्या है, मीडिया है, अपने पास मोबाइल भी तो है ना, रंग में लेकिन बदलाव हो जाता है थोड़ा बहुत। वही आंखें भी तो है जो बहुत महिलाओं की आंखें बहुत तेज होती है जिस मामले में कि वो रंग एकदम पकड़ लेती है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं करने देती। तो मोबाइल में आप फोटो खींच के भी ले जा सकते हैं। वैसे ये बहुत जरूरी है फोटो खींच के ले जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम ज्वेलरी या किसी भी चूड़ी की, किसी भी कंगन खरीदना हो या ज्वेलरी खरीदना हो, चूड़ियां खासतौर से खरीदनी हो मैचिंग की, तो बिल्कुल मतलब दिमाग काम नहीं करता कि किस किस रंग के कपड़े हैं, अपने ही सारे कपड़े बिल्कुल दिमाग से उड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो भाई ये बात बिल्कुल सही है कि हो सकता है कि अगर आप उस रंग के कपड़े
के नहीं ले जाना चाहती हैं, फोटो खींच के अगर ले जा रही हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी है तो आपके घर में अगर सिलाई वगैरह करती हैं और धागे हैं तो उस रंग की रील आप ले जा सकती हैं या छोटा सा कतरन ले जा सकती हैं कपड़े का, क्योंकि थोड़ा सा फर्क, अगर बिल्कुल मतलब सही बात है आपके घर में ही शादी है मान लीजिए, बिल्कुल चाहिए एकदम सही बिल्कुल मैचिंग, ऐसा ना हो कि बाद में वापस करना पड़े, तो ये सब आप उपाय कर सकते हैं। बहुत अच्छे उपाय आपने बताए हैं। और इसी के साथ साथ मोती के नग वाले या स्टोन के हैं, जो धागे की आपने बात करी, धागे वाले भी मेटल या वुडन के भी ज्वेलरी आती हैं। हाँ, तो जूट की आती है, ज्वेलरी आती है, और लेते समय आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, बहुत ध्यान से लें और थोड़ा उलट पलट कर आप देख लें कि सही से काम है या नहीं है, या कहीं से टूटा तो नहीं है। कई बार छोटी छोटी लटकन लगी रहती है मोतियों की, तो मालूम पड़ा 4 है तो 1 गायब है, तो वो चीज फिर आप ना लें, उस दुकानदार को भी बता दें। कई बार लेते समय जैसे कड़े हैं, कंगन ले रहे हैं तो मेटल लगा, तो ये भी देख लें कि उसके नीचे जंग तो नहीं लगा है। कई बार जरा सा भी अगर जंग का एक भी बूंद होगा तो वो फैलेगा। उसके संग संग आपके जो त्वचा को नुकसान करेगा। इसके साथ साथ कभी कभी खुरदुरापन रहता है, तो आप उसको खूब अच्छे से उंगलियां चलाकर उसमें देख लेंगे चिकना तो है कि नहीं है। अगर चलिए ठीक है, आपको लगता है त्वचा के लिए तो ठीक है, लेकिन आपने शिफॉन का कोई दुपट्टा पहना तो उसमें जरूर आप फंस जाएगा। तो बेहतर हो कि आप अपनी साड़ी या कोई ऐसे शिफॉन के कपड़े पर उसको एक बार, जो भी ज्वेलरी आप खरीद रही हैं, चाहे कंगन हो, झुमके हो, गले का हार हो, उसको एक बार उस पर खींच के देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बाद में वो उसमें दुपट्टे फंस रहे हैं या साड़ी फंस रही है। तो इन सारी चीजों का भी ख्याल रखें कि कहीं उसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि खुरदुरा सा है कि वो खींच दे सारी चीजों को, है ना। और ये भी देखें कि आपको किस शादी पर क्या पहनना है, लटके वाले ऊपर आपके बहुत अच्छे लगते हैं या गले से चिपका हुआ अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ आजकल मोतियों के नग वाले सिल्वर गोल्डन सेट आप अपने पास जरूर रखें, क्योंकि ये ज्यादातर एक दूसरे पर चल जाते हैं। और आजकल जो हरे रंग की मोतियों का बहुत फैशन है, तो वो ले सकती हैं आप, जो कईयों पर चल जाता है। इसके साथ साथ लाल, गुलाबी या काले रंग का भी आप ले सकती हैं, जो सब पर ही चलता है। इसके संग संग हाँ, फिर और ऐसी दुकान से ले जहां पर आपको लगता है कि थोड़ा बदल भी दे। अच्छा, कोई प्रॉब्लम हो तो भाई बदलना, समझदारी वाली बात है। इसके संग संग जैसे ऑक्सीडाइज सिल्वर भी आता है, ऑक्सीडाइज गोल्ड भी आता है, तो इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप बहुत उसकी देखभाल नहीं करना चाहती हैं, रोजमर्रा में आप पहनना चाहते हैं, बड़ा रफ इस्तेमाल करना चाहते हैं और सब पर चल भी जाए, तो ऑक्सीडाइज आपने सिल्वर देखा होगा कि सब पर चल जाता है और बड़ा मॉडर्न लुक सा भी लगता है, तो उसको आप जरूर खरीदें। उसकी बनावट देख लें, थोड़ी सी अच्छी है, जो आपकी पसंद की है, आपके चेहरे को सूट करती है कि नहीं। तो इस तरीके के जो ज्वेलरी होती है उनको बहुत देखभाल की जरूरत नहीं होती, बहुत पॉलिश आदि की जरूरत नहीं होती है, और उनको आप कभी भी पहन सकते हैं, तो ज्यादा ध्यान नहीं रखना होगा। तो इस तरीके के 2-4 जरूर खरीद लीजिएगा। बिल्कुल। और एक संदेश मिला है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेने के पहले ध्यान दें कि हमारी त्वचा को नुकसान न पहुंचाए, ज्यादा वजन वाले झुमके ना हो जिससे कान के कटने का डर रहता है। कुछ देर पहनने के बाद उसे जरूर उतार देना चाहिए, और क्योंकि ये आभूषण बड़े नाजुक होते तो इनकी देखभाल भी उसी तरह करनी चाहिए, और कभी भी एक साथ नहीं रखना चाहिए। झुमके टॉप्स अलग और कंगन अलग, और जो आपके गले के होते हैं वो सब अलग अलग रखेंगे डिब्बों में, तो ज्यादा आसानी रहेगी। और नग आदि वाले जो देखते हैं तो उसमें बहुत अच्छे से देख लें कि उसका नग वगैरह निकलने की संभावना तो नहीं है। उसको हो सके तो आप थोड़ा अपनी उंगली से या उससे खुरच कर देख लें कि ऐसा तो नहीं कि आपने एक बार ऐसे छुआ और वो निकल गया। तो इस तरह से जड़ाऊ वाली चीजों का विशेष ध्यान रखें। नग वाले हो सके तो बस अपने खास मौकों के लिए खरीदें, रोजमर्रा के लिए न खरीदें। लेकिन जाहिर है कि खरीदते समय जिन चीजों का ख्याल रखना है वो तो आपको ख्याल रखना ही है, क्योंकि पैसे हमारे होते हैं ना, तो इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि जो पीछे तल्ला लगता है, जैसे कि हम अगर डंडी जाती है कान में, फिर उसका जब हम लगाते हैं उसको पेच, तो वो पेच आप जरूर एक बार देख लें। आर्टिफिशियल में बहुत जल्दी घुमावदार अगर पेच वाला है तो अक्सर ऐसा होता है कि वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। बिल्कुल। और मुझे एक आइडिया और आया है, साझा करते हैं। जब हम कॉलेज टाइम में तो कई बार क्या होता था, पेच इधर उधर हो गए, गिर गए, तो हम क्या करते थे, रबड़ ले लेते थे और उसका छोटा सा टुकड़ा काट लेते थे और बस उसका पेज बना लेते थे। क्या बात है। तो ये भी कभी कभी करना पड़ जाता था इमरजेंसी में। और जब हम कहीं जाते हैं शादी ब्याह में आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेकर के, तो कई बार वो निकलने का डर रहता है, तो उसके लिए आपके पास कोई चिमटी वगैरह हो तो वो भी साथ में लेके रखें कि आप उसको टाइट कर सके अपने हाथ से।
तो ऐसे ही जो बहुत पोत वाले होते हैं, कई लड़के माले जैसे होते हैं, छोटी छोटी पोत वाला होता है, तो उसमें आप जरूर देख लें कि जो धागा प्रयोग में लाया गया वो बहुत कच्चा तो नहीं है, क्योंकि जब हम नकली इस तरीके की ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और जो तुमने पेच की बात कही है, बहुत सारे अब आप जब बाजार में जाती हैं तो 1-2 एक्स्ट्रा ले लीजिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अब रबड़ मिलना मुश्किल है ना। जी बिल्कुल मुश्किल है। और देखिए अब सखी सहेली का कार्यक्रम समाप्त होने का समय बिल्कुल हो चुका है, तो हम लेते हैं सभी से इजाजत। मंत्री वर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार।